तो यूनिट नंबर 5 EM वेव्स छोटा बट इंपॉर्टेंट यूनिट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो 2-3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना ये ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट गल देखो, जदों असी गल वेव की करते हैं तो कोई भी जी वेव है ना, वो बेसिकली एनर्जी नू रिप्रेजेंट करती। पर जी अगली गल आप समझनी है वो ये है कि वेव जिस एनर्जी नू रिप्रेजेंट करती है वो एनर्जी स्टिल नहीं है, वो अगे वध रही है। तो एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, अगे जा रही है, ट्रांसफर हो रही है एक तो दूजी जगह। तो वेव, कोई भी वेव जी है, एनी काइंड ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसफर नो रिप्रेजेंट कर रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और जिस डायरेक्शन च एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उन्होंने असी बेटा बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्योंकि जदों भी ना तुसी किसी वेव के रिगार्डिंग स्टडी करोगे तो ये टर्म आएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो थानू हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी वेव जी है, चाहे वो मकैनिकल वेव है जी असी +1 जिहदे रिगार्डिंग असी गल कीती सी, जी मकैनिकल वेव है उसकी एग्जाम्पल असी साउंड वेव दिमाग च रख सकते हैं। पर हुण आप जिस वेव के बारे गल करन जा रहे हैं तो इस वेव का आइडिया सब तो पहला साइंटिस्ट मैक्सवैल ने प्रेजेंट किया और उन्हें दसिया सीगा भी इस नेचर च ना एक वेव होनी चाहिए है जिहड़ी इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स की ऑसीलेशंस तो बनी है। जबकि जी मकैनिकल वेव होंगी है ना, ये बेटा जदों भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसका कारण की है, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। मकैनिकल वेव दे विच एनर्जी ट्रांसफर होने का कारण की है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो क्योंकि मकैनिकल वेव पार्टिकल्स की वाइब्रेशन करके एनर्जी अगे ट्रांसफर हो रही है, तो जिथे पार्टिकल्स आ गया, जिथे मैटर आ गया, वो वैक्यूम नहीं हो सकता। इस करके मकैनिकल वेव वैक्यूम च एग्जिस्ट नहीं करती। पर जिस वेव के रिगार्डिंग असी पढ़न जा रहे हैं जिन्हों तुसी EM वेव बोलते हैं, तो ये जी वेव है, ये वेव वैक्यूम च भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो वो क्यों कर सकती है? क्योंकि इस वेव की प्रोपोगेशन का कारण इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स की वाइब्रेशन है। तो इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स वैक्यूम च भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हुण हुंदा पता की है, देखो जिहड़ा वाइब्रेशन वर्ड है ना, तो असी मकैनिकल वाइब्रेशनस नू ऑब्जर्व करते हैं कि जदों तुसी पेंडुलम नू हिलदा देखते हैं तो तुसी वो मकैनिकल वाइब्रेशनस नू देख रहे हैं। बट वाइब्रेशन नू असी अगर थ्योरेटिकली देखिए तो वाइब्रेशन का मतलब पता की है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू का इदा चेंज होना कि अगर वो पहला इनक्रीज हो रही है तो वो एक लिमिट तक इनक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो होने तो बाद फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन च इनक्रीज करेगी और फिर मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज करके जीरो होएगी। मतलब वाइब्रेशन का मतलब की है साडे लई? वाइब्रेशन का मतलब है किसी भी मतलब
इलैक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा, मैग्नैटिक फील्ड वाइब्रेट करन दा मतलब है कि इलैक्ट्रिक फील्ड या मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू जे हुण 0 है तो वह अगले पल 0 नहीं है, वो मान लो वध रही है, तो वह टाइम के नाल वध रही है, एक जगह जाके वो मैक्सीमम हुई, फिर उस तो बाद वो घटन लग पेगी, दोबारा 0 हो जाएगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन च बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होके फिर दोबारा 0 होएगी, फिर मतलब पीरियडिकली डायरेक्शन रिवर्स होएगी। तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक खास तरह की वेव है जो कि मकैनिकल वेव नहीं है, क्योंकि ईएम वेव दे पैदा होने का कारण इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड्स की वाइब्रेशन है। हुण वेव जिहड़ी मर्जी होए, मकैनिकल होए, ईएम होए, उन्हें एनर्जी ट्रांसफर नूं रिप्रेजेंट करना, और जिस डायरेक्शन च एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उन्होंने आपां की बोलना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक होगी गल। हुण आने आ कि जिद्दां पुत्तर तुहानूं पता वा कि मकैनिकल वेव जिहड़ी है ना वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी, क्योंकि ये जिहड़ा ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वर्ड्स असीं यूज करते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम है तो लॉन्गिट्यूडनल, पर जे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स। तो मकैनिकल वेव्स दो तरह दी हो सकदियां, ट्रांसवर्स भी ते लॉन्गिट्यूडनल भी। बट आप याद रखना कि जिहड़ी ईएम वेव है ना, ये आप कह सकते हैं कि नॉन मकैनिकल वेव है, मकैनिकल नहीं है, और ये हमेशा ट्रांसवर्स इन नेचर, ये हमेशा ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, हुण जिहड़ी ईएम वेव है ना, जिद्दां कि शुरू च मैं दस रहा तुहानूं कि इहदा आइडिया साइंटिस्ट मैक्सवैल ने इंट्रोड्यूस किया सी कि साडे कोल इदां दी एक वेव होनी चाहिए है जिहड़ी प्रोपोगेशन, जिहदी प्रोपोगेशन का कारण की है इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड्स की वाइब्रेशन। हुण उहनूं आइडिया कित्थों आया साइंटिस्ट मैक्सवैल नूं, तां उहदे लई बेटा जदों उन्हें मैक्सवैल ने देखा कि मेरे सामने फिजिक्स दे विच 4 लॉज है। एक है गॉस लॉ, जिन्हों आपां फर्स्ट यूनिट दे विच पढ़ चुके हैं। फिर साडे कोल है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जिन्हों आपां थर्ड यूनिट च पढ़िया सी। ये गॉस लॉ इन इलैक्ट्रिसिटी, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और उस तो बाद साडे कोल है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, फोर्थ यूनिट च पढ़े। तो फैराडेज लॉ कितना लिखने हैं पुत्र? देखो फैराडेज लॉ कहता भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है माइनस डी फाई बाय डी टी। हूँ एक गल याद रख लो, सुनो, जदों तुसी कहने ईएमएफ इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पैदा हो रहा, जिथे भी ईएमएफ है उथे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा। हुण ईएमएफ का कंसर्न किहदे नाल है? इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल। पर अगला क्वेश्चन ये आंदा कि ईएमएफ और इलैक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन की होएगा? तो ईएमएफ हमेशा पुत्र लाइन इंटैग्रल ऑफ
इलैक्ट्रिक फील्ड है along a closed path। पर फर्क ये हुंदा, सुनो, जिहड़ा EMF है उहदा संबंध इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल है। तो जे आपां कहने आ कि बैटरी जिहड़ी है इट इज़ ए सोर्स ऑफ EMF, जनरेटर इज़ ए सोर्स ऑफ EMF, तो इत्थे तां EMF पैदा हो रहा। तो EMF का मतलब उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा, पर किहड़ा, याद रखना, ये भुलना नहीं, नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपां जिहड़ा फर्स्ट यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक का पढ़िया ना, तो इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आपां पढ़ के आए हैं वो कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करन वालियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिसकंटीन्यूअस कर्व सी, पर नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड का कंसर्न किहदे नाल है? EMF दे इलैक्ट्रिक फील्ड नाल। EMF और इलैक्ट्रिक फील्ड का की रिलेशन है? EMF हमेशा लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ, और EMF का जिहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड नाल कंसर्न है वो नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करन वालियां फील्ड लाइन्स कॉन्टीन्यूअस कर्व हो सकदियां। मतलब गल नू समझो, हुण ध्यान दिओ, इत्थे है पॉइंट बड़ा छोटा बट कई बार कंसैप्चुअल प्रॉब्लम या कॉम्पीटिशन आ जाता। जिहड़ा ना मैग्नैटिक फील्ड है उन्होंने रिप्रेजेंट करने वालियां मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स हमेशा कॉन्टीन्यूअस कर्व है, पर इलैक्ट्रिक फील्ड डिसकंटीन्यूअस कर्व नाल भी रिप्रेजेंट हो सकता, पर वो इलैक्ट्रिक फील्ड कंजरवेटिव वाला वा। ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजरवेटिव है जिहदा संबंध EMF नाल है, तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करने वालियां फील्ड लाइन्स, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज्ड पाथ होंगियां, कॉन्टीन्यूअस कर्व होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। हुण इधर आओ, -d/dt, ये बेसिकली आ टर्म पता की है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स नू पता की लिखते आपां भी, पहला आपां स्मॉल एरिया का फ्लक्स कट के ते उन्होंने आपां इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स बना लिया। दसिया होया ना, B.dl नू इंटीग्रेट कर दो वो टोटल फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये किहड़ा लॉ है? फैराडेज EMI है। तो इस लॉ नू आपां इदां भी लिख सकते हैं कि EMF नू इदां लिखा जा सकता, फ्लक्स नू आ। तो हुण देखो, जिहड़ा नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका संबंध किहदे नाल दस्सिया तुहानूं मैं? EMF दे नाल। समझ गए? हुण आ जिहड़ा थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ नहीं है, बेसिकली थर्ड नंबर पे जिहड़ा लिख रहे हैं आपां, ये मैक्सवेल ने गॉस लॉ इन इलैक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ, तो उन्होंने इदां ऑर्डर च लिख लिया। अच्छा, होर इंटरस्टिंग गल पता की है? देखो, आ पुत्तर हुंदी डिफरेंशिएशन
और आ है इंटीग्रेशन। ये दोनों इंटरचेंजेबल होंगे, पहला जिन्हों करके दूसरे ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो इत्थे जिहड़ा लिखिया ना आपां ਉਹਦਾ मतलब है भी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन करनी है। उल्टा भी कर सकते हैं भी आपां पहला बी ਨੂੰ डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेशन भी कर सकते। अच्छा हुण देखो ये तीनों लिख ले, पहला सुन लो फिर लिख लियो, कोई गल नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है काम। हुण जे आपां इहनूं देखिए ना तो इस इक्वेजन का मीनिंग की है। मैक्सवेल ने कहा कहता ये देख के मैनू लग रहा जिथे करंट हो चार्ज होएगा उत्थे ई मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। तो सानू भी इदां ही लगना चाहिए कि जिहड़ी आ गॉस लाइन इलैक्ट्रिसिटी है भी चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आ इक्वेजन दस रही है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। दसिया सी ना गॉस लाइन मैग्नेटिज्म थर्ड यूनिट, इत्थे भी वही रहना भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। चलो आ इक्वेजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना देखो। आ इक्वेजन कह रही है कि जिथे मैग्नेटिक फील्ड टाइम दे नाल चेंज हो रहा उत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। मतलब सिर्फ उत्थे ही इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा जिथे चार्ज है, उत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा जिथे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा टाइम दे नाल बदल रहा है, उत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। अच्छा हुण बेटा जदों असी मतलब मैक्सवेल ने क्या भी एक होर इक्वेजन भी है जिन्हों असी बुलाने एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, बी डॉट डी एल लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही सी ना। तो जिन्ना आप मैक्सवेल लॉ पढ़िया ना एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ पढ़िया आया भी जिथे करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या कहता भी एक्चुअली मैक्सवेल तो पहला पुत फिजिक्स के अंदर इलैक्ट्रिसिटी ब्रांच अलग मनी जाती सी, मैग्नेटिज्म अलग, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। बट मैक्सवेल ने कहा भी नहीं, आ थानू इक्वेजन साफ दस रही है भी बी और ई आपस में रिलेट हो रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड नाल संबंध है। तो फिर उतों इलैक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ब्रांच इकट्ठी आई। तो मैक्सवेल ने समझाया भाई ये जो इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, तो ये आपस में डिपेंडेंट है। और बेसिकली कहता गल पता की है, कहता देखो हुण जिहड़ी वो गल आपां तुहानूं समझाउण लई मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ की है कि अगर मान लो हुण जिद्दां आ 4 स्टूडेंट्स है ना, तुहानूं मैं कहां भी आ पेज की फोटो क्लिक कर लो है ना, ठीक है। तो इन्हों कहां इस पेज की फोटो क्लिक कर लो, ऐसा करता ना भी तुहानूं चारां नूं आ पेज नज़र आ रहा, इन्हों आ नज़र आ रहा है ना। हुण मैं तुहानूं कहना इस पेज ते लिखिया की है, तुसीं चारां ने जो दसना ये उही दसूगे, वो अलग है दसूगे है ना, ठीक है। तो इन्हां दे हिसाब नाल कुछ होर लिखिया, तुहाडे हिसाब नाल कुछ होर लिखिया, ठीक। तो अगर मैं इनू उदां ही रखा, इनू नहीं बदलिया, पर ये तीनों उधर भेजदा, तुसीं चारां नूं इधर ले आवां, फिर जिहड़ी तुहाडी कन्फ्रंटेशन सीगी, तुसीं कह रहे सी कुछ होर लिखिया, ये कह रहे सी कुछ होर लिखिया है ना, तुसीं देख इनू पेज नूं ही रहे सीगे, पर तुहाडी पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ अलग नज़र आ रहा सी। तो मैक्सवेल कहता बेसिकली इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले दी ऑब्जर्वर की कंडीशन ते डिपेंड करता वा भी उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा कि मैग्नेटिक फील्ड
नज़र मतलब ऑब्जर्व हो रहा, अखा नाल थोड़ी नज़र आना, ऑब्जर्व हो रहा। तो कहता भी ਉਹਦੀ स्टेट ਤੇ डिपेंड करता वा सारा, है एको चीज के दो अलग अलग आस्पेक्ट्स है। तो कॉइन का एक साइड हैड है, दूजी टेल है ना। तो चाहे कोई हैड देख रहा चाहे कोई टेल देख रहा, देख दोनों कॉइन नहीं रहे हैं, पर अलग अलग साइड तो देखने करके उन्होंने डिस्क्रिप्शन अलग अलग दस रहे। तो मैक्सवेल कहता भी ये दोनों चीज़ां है बेसिकली इको चीज के दो डिफरेंट पार्ट्स। और दूसरी गल उन्हें कही, कहना कि ये जी नेचर है ਉਹਦੇ अंदर एक इलैक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नैटिक फील्ड है। जी नेचर है ना, ये इट लव्स सिमिट्री, क्योंकि सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये लाइन कितने पढ़ी है पहला, कैमिस्ट्री पढ़ी है ना, जो तुसी कॉपर की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं ना, वो फिर दसिया जाता भी इलैक्ट्रॉन्स पंजां च पहला बराबर हो के हाफ हाफ फिर है ना। तो वो कंसैप्ट आता है। कहने का मतलब हुण इत्थे उन्हें वही लॉजिक लगाया। तो आइंस्टाइन मैक्सवेल ने कहा, कहना भी अगर मैग्नैटिक फील्ड दी वेरिएशन करके इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता, तो यदा मतलब उल्टा भी होना चाहिए वा भी इलैक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन करके मैग्नैटिक फील्ड पैदा होना चाहिए। तो जदों उन्हें इस लॉ नूं स्टडी किया ना, आ जिहड़ा लॉ है जिन्ना असीं पढ़ के आए हैं थर्ड यूनिट, वो एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ। तो मैक्सवेल ने इस लॉ नूं जदों थॉरोली स्टडी किया, वो कहता नहीं ये लॉ इनकंप्लीट है। इस लॉ दे विच ना एक टर्म मिसिंग है भी म्यू नॉट आई। तो आई दे नाल एक होर टर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो वो टर्म पता की है, ਉਹਦਾ फार्मूला की है, ਉਹਦਾ फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो आ है डी फाई बाय डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा हुण गल नूं सुनी जाइयो, हाले कुछ नहीं लिखना, इकट्ठा ही लिखियो। प्लस तो जिद्दां बेटा आपां इत्थे मैग्नैटिक फ्लक्स नूं लिखिया सी बी डॉट डी ए, तो उदां ही इत्थे इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। तो इनू मॉडिफाई करके फाइनली आपां इदां लिख सकते हैं आई प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय, इधर लिख सकते हैं। याद रखनी पैनी आपां हुण मैं इधर लिख देना ना साफ साफ। तो आपां जिहड़ियां चार इक्वेशनस 1 2 3 4, ये जिहड़ियां चार इक्वेशनस है, हाले इनू भी नहीं चार मनना, इनू भी मैं मॉडिफाई कर रहा। आ देखियो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस, हुण ध्यान दिओ जो आप प्लस वन शुरू की सी उहदे च तुहानूं दस्सिया सीगा कि इस ब्रैकेट के अंदर ना आ है फर्स्ट टर्म और आ है सेकेंड टर्म, ते दो टर्म्स की हो रही हैं ऐड। ते आपको प्लस वन च दस्सिया सी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और। तो इसका मतलब जे आ टर्म करंट है तो आ टर्म भी बेसिकली करंट ही है, पर दोनों करंट्स के विच फर्क पता की है, आ वाला जिहड़ा करंट है आई, ये है फ्लो ऑफ चार्जिस तो पैदा होया करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट आ जिहड़ा करंट है ये करंट
नॉर्मल करंट वर्गा करंट नहीं, बट ਇਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला करंट वाला, और ਇਹ करंट इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀ वेरिएशन करके है जो ਉਹਦੇ इक्विवेलेंट है। तो इस करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला पुत्र किहदे बराबर है? एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी डॉट डी ए। तो आ चौथी इक्वेजन इदा लिखनी है। तो आ जिहड़ियां चार इक्वेजनस है, इन्हों इकट्ठा करके जो मैक्सवेल ने लिख लिया, यह है गॉस लॉ इन इलैक्ट्रिसिटी, ये ब्रैकेट च लिख देना। यह है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यह है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। और आ पता है किहड़ा लॉ है? ये एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ नहीं है। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ इत्थे तक ही सी, ये मॉडिफाई हो चुका वा। किहने मॉडिफाई किया? तो इनू या तो कहांगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, या कह देंगे मैक्सवेल एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ। तो ये चार लॉज है। इन्हां चार लॉज नू असी किस नाम के अंडर सेव करके लिखना और पेपर च लिख के आना? मैक्सवेल्स इक्वेजन्स। हुण नोट करो, मतलब आ स्टैप्स नोट कर लेने तुसी अपने लिए। बट ये जो थानू कोई कहे ना राइट मैक्सवेल्स इक्वेजन्स, तो तुसी 1 2 3 एंड 4 लिख के आना। ठीक है। तो ये जिहड़ियां चार इक्वेजन्स है ना, जिन्होंने असी मैक्सवेल्स इक्वेजन्स के अंडर याद रखना, तो है डिफरेंट लॉज ही है मैक्सवेल ने इकट्ठे करके। तो इन्हां दा मैथेमैटिकल एनालिसिस करन तो बाद मैक्सवेल ने दसिया भी इस दुनिया दे विच एक इदां दी वेव होनी चाहिए है जिहड़ी इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स की वेरीएशन करके है। और उस वेव का नाम उन्हें रखता ईएम वेव। ਹੁਣ ਉਹ मैथेमैटिक्स नहीं आप करना, ना साडे सिलेबस का पार्ट है, ना कर सकते हैं इस लैवल पे, है ना, +2 लैवल पे। तो अच्छा हुण सीधा आप शिफ्ट हो जाना हैडिंग लिखो। ये पता लग चुका हुण पुत्त? अच्छा हुण इत्थे आपां ये प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा,
आ देखियो इधर देखो, मान लो थोड़े सामने हुण आपां प्रूफ पता की करना कि जिहड़ा आई कंडक्शन करंट है ते डिस्प्लेसमेंट करंट है ये न्यूमेरिकली इक्वल है दोनों। कंडक्शन करंट ते डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल है। जिहड़ा कंडक्शन करंट है ना वो हमेशा आपां फ्लो ऑफ चार्जिस करके उन्होंने असीं dq/dt लिखते हैं। तो जे आपां डिस्प्लेसमेंट करंट नूं प्रूव कर दईए ना किते कि इहदी वैल्यू dq/dt है तो इट मीनस दोनों न्यूमेरिकली इक्वल। हुण उहदे लई तुसीं पुत्तर हैडिंग लिख सकते हैं, देखो आ गई थोड़ी एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर दे अक्रॉस लगाती, इस सर्किट च करंट फ्लो करेगा पुत्र है? एसी करंट है कि डीसी? एसी करंट कैपेसिटर च फ्लो करता है ना। हाँ तो आ थानू नजर आ रही है पुत्र कनेक्टिंग वायर्स है, तो इन्हां विच तां करंट होएगा चार्जिस दे फ्लो करके, पर इत्थे आ तां वैक्यूम है, कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स है विच मान लो वैक्यूम है सारा, तो इत्थे तो कोई चार्ज है नहीं। इहदा मतलब क्या कैपेसिटर दे अंदर जिहड़ी खाली जगह उत्थे करंट है नहीं, उत्थे करंट होएगा पता किहड़ा होएगा, क्योंकि थानू याद रखना पैना कि कैपेसिटर दे अंदर ना अगर आ कैपेसिटर है तो इस वोल्टेज के कारण कैपेसिटर की प्लेट पे की होएगा चार्ज। अगर आप थोड़ी देर लिए मान लीए भी साडा ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए है, ते पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दो प्लेट्स दे विच जिहड़ा रीजन हुंदा उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा, कितना हुंदा? हुण आपां देखो इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया, आ भी सिंबल ई वाला ही है, इनू आपां कन्फ्यूजन नू अवॉइड करने लई इदां लिखता है ना, ईएमएफ है ये वोल्टेज है पुत्र, ਇਹਦਾ छोटा ई करता, और आ इलैक्ट्रिक फील्ड है ये कैपिटल ई रखता इत्थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं हुंदा, याद है? और ये इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ हुंदा, मतलब आ जिहड़ी प्लेट है ना पुत्र, आ प्लेट नजर आ रही, ये प्लेन प्लेट है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुंदा, ते सिग्मा की वैल्यू हुंदी है क्यू बाय ए। हुण ये गल्लां समझ लेंगे। अच्छा हुण इंटरस्टिंग गल देखो होएगा कि क्योंकि ये एसी वोल्टेज है, इस वोल्टेज के चेंज होने करके क्यू चेंज करेगा, क्यू दे चेंज करन करके सिग्मा चेंज करेगा, सिग्मा दे चेंज करन करके इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा टाइम नाल, मतलब इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड की है टाइम दे नाल वेरी करेगा, तो इसका मतलब इत्थे किहड़ा करंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वायर च किहड़ा करंट है, चार्जेस दे फ्लो करके कंडक्शन करंट, जिहड़ा चार्जेस दे फ्लो करके करंट है वो कंडक्शन करंट है आई, ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन करके है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट कड्ढन दा फार्मूला की लिखिया सी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, इदां ही लिखिया सी,
यही सी। थोड़ा जा ध्यान दियो। वैसे इलैक्ट्रिक फ्लक्स कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा? इलैक्ट्रिक फ्लक्स कड्ढण दा फार्मूला आपां जनरली इदां लिखदे आ पुੱਤ, E डॉट डी ए इदां ही लिखदे ना। पर जिथे सानू श्योर हो जाए ना कि साडा एरिया वैक्टर कांस्टेंट है तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो उत्थे आपां फ्लक्स कड्ढण दा फार्मूला E डॉट ए भी लिख सकते हैं सीधा। हुण जे आपां इस गल नूं इत्थे अप्लाई करिए, क्योंकि साडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी प्लेट की है प्लेन प्लेट और इलैक्ट्रिक फील्ड भी यूनीफॉर्म है, तो आ डॉट प्रोडक्ट किहदे बराबर बन जाना? ई ए कॉज कॉज जीरो। पता लग क्यों लिया? क्योंकि आ जी पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया वैक्टर भी इस तरफ ही है और इलैक्ट्रिक फील्ड भी cos 0 1। अच्छा हुण E की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ एप्सिलॉन नॉट कटिया गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट ते कंडक्शन करंट न्यूमेरिकली इक्वल है। बट डिस्प्लेसमेंट करंट नूं कड्ढण दा तरीका की है? इत्थे आ वाला फार्मूला ना, इको चीज ही है। to show that to prove that conduction current is numerically equal to displacement current, to prove that आ वाले टॉपिक जी पहला आगे लिख लो, to prove that conduction current is numerically equal to displacement current। कर लिया नोट? चलो हुण बेटा हेडिंग लिखो EM wave and its characteristics। तो सब तो पहला लिख लो EM wave consists of EM wave दे बारे आपां लिखन लगे हैं, it consists of sinusoidally varying sinusoidally sinusoidally varying electric and magnetic fields which are vibrating
in directions which are vibrating in directions perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. As well as perpendicular to the direction of propagation. ਹੁਣ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। तो दैट्स वाई EM वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। इस करके EM वेव केड़ी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा हुण बेटा देखो हुण थोड़ा ध्यान रखना पैना तुहानू, जिहड़ी Z एक्सिस है वो बेसिकली इदां बाहर नूं है, ठीक है 3D। हुण इहदे च असीं की मान लैंदे आ भी आ है इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन, ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੀ डायरेक्शन तो कभी वाई पॉजिटिव वाल है कभी नैगेटिव वाल होएगी, पर मैगनीट्यूड लगातार चेंज हो रहा। कितना चेंज हो रहा बेटा? वो डायग्राम दे विच असीं साइन करव इदां शो कर देना ना, ई नॉट पता की है? इलैक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, एंपलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और आप इत्थे मान के चल रहे हैं पुत कि ये जिहड़ी वेव है ना ये वैक्यूम च है, और मैक्सवेल साइंटिस्ट ने जदों EM वेव का कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया भी इस दुनिया च एक वेव होनी चाहिए है जिहदा नाम EM वेव है, क्योंकि वो अंदर इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स वाइब्रेट हो रहे। तो जो उन्हें थोरैटिकली वो स्पीड कैलकुलेट की ना वैक्यूम च, तो वो उन्नी आई जिन्नी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो उस तो बाद फिर साइंटिस्ट ने मन्निया कि लाइट भी EM वेव का ही पार्ट है। तो फिर उस तो बाद एक्स रेज, UV रेज है ना अलग अलग आ गई, आप गल करते हैं। तो इस करके मैं सी जिहड़ा सिंबल है वो किहदा लिखिया सिंबल? स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम का। और किसी भी वेव की स्पीड उस डायरेक्शन च है जिस डायरेक्शन च एनर्जी अगे वध रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो एक्स एक्सिस हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वाई एक्सिस है इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हुण जिहड़ा Z है ना उहदे च ध्यान दिओ पुत, Z वाल मैगनैटिक फील्ड होएगा, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैगनैटिक फील्ड नूं शो करन लई ना थोड़ा जिहा थ्री लुक देने लई, नज़र व्यू आने लई, बी नॉट की है? बी नॉट है मैगनैटिक फील्ड की पीक वैल्यू। तो इनू इदां आपां एंड सो ऑन।
3D लुक देने लिए ना कुछ इदा का डिजाइन जहा टेढ़ा जहा करके बनाता। तो मैथमैटिकली आप इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू लिखता। इस फार्मूला च ये जो दो फार्मूलाज लिखे है, तो इन्हां विच ओमेगा EM वेव की एंगुलर फ्रीकुएंसी है जिहड़ी कि 2 पाई न्यू फ्रीकुएंसी नाल रिलेटेड है, ते जिहड़ा K है ना ओमेगा EM वेव की की है एंगुलर फ्रीकुएंसी, ते न्यू की है फ्रीकुएंसी, ते K पता की है प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ EM वेव, और इसका संबंध वेवलेंथ नाल है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। और जदों आप ओमेगा नू K नाल डिवाइड करांगे तो वो C बन जाएगा। एक्चुअली आप इत्थे V लिख सकते हैं पुत, जनरली V की है किसी भी वेव की स्पीड, वेव वेलोसिटी, ओमेगा की है उस वेव की एंगुलर फ्रीकुएंसी, ते K की है उसकी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। मतलब ये फार्मूला दो किसी भी तरह की वेव लिए एप्लीकेबल। जे थोड़ी EM वेव वैक्यूम च है तो तुसी इत्थे V नू हटा के की लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। अच्छा ये मैं जनरल लिखता ना। अच्छा, और वैक्यूम दे विच इहनू C लिख सकते हैं तुसी, ये अपने जिद्दां भी नोट करना कर सकते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे तुहानू। पर जदों आपां तां वैक्यूम की गल कर रहे हैं, तो वैक्यूम दे विच E0 बाय B0 आ रिलेशन थोड़े लिए नवा आ, ये भुलना नहीं, बड़े काम का, बड़े काम का रिलेशन है। भी जिहड़ी EM वेव है उहदे नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू ते मैगनैटिक फील्ड की पीक वैल्यू की रेशो हमेशा C के बराबर, क्योंकि आप वैक्यूम की गल कर। अच्छा, फिर तुसी पता की देख रहे पुत, देखो थानू हुण याद है भी साइन कॉस हमेशा एंगल का लभ्या जाता। आ जिहड़ी मैं बॉक्स के विच टर्म लिखी है ये की है एंगल। पर जदों आपां AC करंट बारे पढ़ते हैं या असी SHM बारे पढ़ते हैं या वेव मोशन बारे पढ़ते हैं ना, तो बॉक्स च लिखी टर्म नू फेज कहना, फेज PHASE। और तुसी देख रहे हैं दोनों का फेज इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड का फेज की है सेम है ना। तो EM वेव के अंदर इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड का फेज डिफरेंस, हुण फर्क समझियो, सुनो। एक है इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन च एंगल, वो 90 डिग्री है। एक है इलैक्ट्रिक फील्ड का फेज ते मैगनैटिक फील्ड का फेज, वो सेम है, वो फेज डिफरेंस 0 है ना, क्योंकि दोनों एंगल च है ना, एक 90 एक 0 को आपां पता नहीं लगता। तो EM वेव दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन 90 डिग्री है, बट फेज डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद EM वेव वो 0 डिग्री है, इन फेज है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ नहीं होनी चाहिए थानू किसी भी तरह की।
क्लैरिटी हुई है ना? अच्छा, फिर पुत्र क्योंकि इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड दी वेरीएशन साइन करव वर्गी है, तो जिथे साइन करव वाली वेरीएशन आ गई ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव कर लो। अच्छा, हुण पुत्र अगली गल देखो, हुण आ जिहड़े फार्मूलाज है ना, ये बड़ी वड्डी कन्फ्यूजन क्रिएट करते, पता किहड़ी करते भी, ये दसते इत्थों इदां लगन लग पैंदा कि किसी वेव की भी जिहड़ी वेव वेलोसिटी है वो फ्रीकुएंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है नहीं। एक्चुअली जिहड़ी मकैनिकल वेव हुंदी है ना, +1 पढ़ी सीगी, ਉਹਦੀ वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम की डेंसिटी ते मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो जबकि ईएम वेव के केस च इन वैक्यूम जिहड़ी ईएम वेव है ना, ਉਹਦੀ स्पीड म्यू नॉट ते एप्सिलॉन नॉट ते डिपेंड करती है, तो इन मटीरियल मीडियम उस मीडियम की मैग्नैटिक परमेबिलिटी ते परमिटिविटी ते डिपेंड करती है। मतलब कहने का ये कि ईएम वेव की किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड उस मीडियम की इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक प्रॉपर्टीज ते डिपेंड करती, इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक प्रॉपर्टीज ते डिपेंड करती। ठीक है, है जाना सी, बाकी लैक्चर देख लेंगे ना, उदा तो है तो क्रैमिंग वाले। हुण आ देखियो, जदों असी गल करते हैं, एक टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिहड़ा सिंबल है ना पुत, वो कई जगह ते एन हुंदा, कई जगह ते म्यू भी लिखते हैं। मैं इत्थे म्यू तां नहीं लिखिया क्योंकि म्यू इत्थे काहदा सिंबल है, मैग्नैटिक परमेबिलिटी का, इस करके ना एन लिखता। किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप किदां कढ़ते हैं भी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जे तुसी आ वाले फार्मूलाज पुट करोगे पुत, ये बड़े काम का बनना। तो ये पता की बन जाना, इकट्ठा करके आ बन जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर है। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी है ना। देख लिया, तो ये इंफॉर्मेशन याद रख लेनी। फिर पुत्र
फिर पॉइंटिंग वेक्टर ये आपां जोड़ते हैं टर्म ईएम वेव नाल, क्योंकि शुरू च दसिया वेव कोई भी होवे बेटा वो एनर्जी ट्रांसफर नु रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इत्थे पॉइंटिंग वेक्टर की रिप्रेजेंट कर रहा एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वक्त उस मूवमेंट की, उस वक्त की एवरेज नहीं, एनर्जी वैस ये ब्रैकेट से लिख लियो, क्योंकि ना एक टर्म आनी है अगे, मैं क्यों लिखाया, एक होंगी इंटेंसिटी, किसी भी वेव की इंटेंसिटी की दसदी है एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये है उस मूवमेंट की, उस वक्त की कितनी एनर्जी है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो दोनों च फर्क होंदा। तो पॉइंटिंग वैक्टर जिहड़ा वा ਇਹਦਾ फार्मूला ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला ये सानू काम आएगा, ये बड़े काम ਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ फार्मूला E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर। H पता ना, हाँ। तो जे वैक्यूम है, इन वैक्यूम ता क्योंकि B की वैल्यू होनी है म्यू नॉट H, तो आप S नू लिख सकते हैं E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। तो जे मटीरियल मीडियम है पुत्र तो B की वैल्यू होनी है म्यू H, तो फिर S बन जाना E क्रॉस B बाय म्यू। लिखो the direction of S vector, the direction of S vector represents direction of propagation। जिहड़ा पॉइंटिंग वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन की दसदी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये बड़े काम का फार्मूला है न्यूमेरिकली, तो उन्होंने उत्थे डिस्कस करांगे। चलो लिख लिया पुत्र हम। अच्छा देखो बेटा, एक गल याद रखनी तुसी, क्योंकि जो ईएम वेव के नाल जुड़िया हुआ इलैक्ट्रिक या मैग्नैटिक फील्ड है वो साइन करव वांग चेंज हो रहा, इस करके उस इलैक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू मतलब अगर मैनू ईएम वेव दे नाल लिंक्ड इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड्स की पीक वैल्यूज पता, जे मान लो मैनू इलैक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू पता है ना, तो मैं बी नॉट भी कढ़ सकता कितों, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। समझ गए इतों, ये बड़े काम का फार्मूला। तो जे मैनू ई नॉट बी नॉट दोनों पता लग जाए तो मैं दोनों की आरएमएस वैल्यू भी कढ़ सकता। वो मैनू लोड कित्थे पैनी है, देखो फिर
हुण पहले यूनिट च तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ना वो बेसिकली की है, इलैक्ट्रिक एनर्जी का रेजरवायर, स्टोरेज टैंक। तो मैगनैटिक फील्ड मैगनैटिक एनर्जी का। हुण ईएम वेव के नाल तां दोनों ही जुड़े है। ਇਹਦਾ मतलब ईएम वेव की एनर्जी किहड़ी फॉर्म च है, इलैक्ट्रिक एनर्जी भी है तो मैगनैटिक एनर्जी भी है। अच्छा, हुण इलैक्ट्रिक एनर्जी तो मैगनैटिक एनर्जी दा एनर्जी डेंसिटी नाल की संबंध हुंदा, ये आपां पहले और 4th यूनिट च कढिया सी। एनर्जी डेंसिटी याद है, एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी सीगी हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, तो मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी सी हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। याद रखने पैने हैं ना। देखे देखे लगने चाहिए है, सुने सुने फिर गल बननी है, हैं? हाँ फिर गल बननी, उदा नहीं है ना। मतलब कहना है भी यार जिदा आप किसी रिलीजियस प्लेस से जाने है ना, तो उत्थे सारा ध्यान की हुंदा प्रसाद से, है ना। काम की गल थोड़ी आप सुन के आने भी प्रसाद मिलना वा, जबकि चाहिए यह होंगे भी जिहड़ियां गल्लां दसियां जा रही उहदे ते अमल करिए, तो परपज़ तो यह होंदा वा। तो हुण इत्थे जदों आपां आने तो इत्थे भी एक फॉर्मैलिटी से की है लगभग भी 5 तो 6 बज जाने हैं, टाइम चलो ट्यूशन पढ़न जाना, बहाना मिलिया घरों निकलन का, तो भी इदा का परपज़ है ना। मतलब वो अपने अंदर है नहीं गल कि उन्होंने पिछले नाल जोड़िए, याद रखने की कोशिश करिए, या अज जिहड़े टॉपिक च लग्या भी आ इत्थे वीक है काम, तो वो जाके उत्थों रिवाइज करिए ना। वो ये भी जो कराएंगे सर देखी जाऊगी, आप ही करा देना इन्होंने, प्रॉब्लम इत्थे आती पई सारी, है ना। तो वो पिछले नूं नाल कैरी करके चलांगे, फिर पुत्र अगली गल मतलब आउटपुट मतलब वधेगी, खास करके कॉम्पीटिशन। मैं बार बार एको गल दस रहा, बेसिक फंडा जे भी जिन्हें भी क्लीयर करना कॉम्पीटिशन भी उन्होंने नाल सारियां गल्लां लैके चलनियां पैणियां। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी होए तो फिजिक्स तो कुछ ज़्यादा ही इदा की प्रॉब्लम आ जाती ना, क्योंकि कैमिस्ट्री एक टॉपिक है जिदा ऑर्गैनिक ही है या इनऑर्गैनिक है, अलग जहा बन जाते ब्रांचेज। मैथ भी इदा ही है भी ट्रिग्नोमीट्री है तो उत्थे की चली जानी बस, है ना। जे सॉलिड ज्योमैट्री है तो वो नाल ही घूमी जाना मैक्सीमम सारा कुछ, मैट्रिसिस है तो उत्थे की चली जाना उन्नी के। फिजिक्स ये है भी +1 की गल +2 से भी आ जानी है, तो है ना पहले यूनिट की गल चौथे च भी जुड़ी होनी है। तो इस करके थोड़ा जहा प्रॉब्लम आती सानू, पर इनू कवर करने के लिए रिवीजन ही एक ऑप्शन है पुत्र। तो हुण देखो अगला पॉइंट है कि इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जदों भी आप एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये आप ईएम वेव के नाल जोड़ के गल कर रहे हैं। जदों भी ना किसी सिंबल के उपर बार आ गए तो एवरेज वैल्यू होंगी हाफ एप्साइलन नॉट। हम पंगा पता कित्थे पैंदा, इधर देखो ध्यान दियो, क्योंकि जिथे वेरीएशन आ गई ना, जिहड़ी चीज़ वेरी करती है वो एक होनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूजी होनी पीक वैल्यू, तीजी होनी RMS वैल्यू, चौथी होनी एवरेज वैल्यू, है ना। तो जदों आप एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है लिंक्ड विद किहदे नाल, ईएम वेव नाल, तो फार्मूला किहड़ा लगाना, हाफ एप्साइलन नॉट ERMS स्क्वायर। और जे असीं इहनूं ये 1/4 इदा भी बन गया, पता लग गया कितना बन गया। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ
सो EM वेव दे नाल जुड़ी हुई इलैक्ट्रिक या मैग्नैटिक एनर्जी नूं एनर्जी डेंसिटी की टर्म च असीं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की टर्म च कैलकुलेट कर सकते हैं। और हुण आपां प्रूव करन जा रहे हैं पुत्र, देखो ये प्रूव करना आ सकता कि एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ते मैग्नैटिक एवरेज मैग्नैटिक एनर्जी डेंसिटी ये बराबर है। इनू इलैक्ट्रिक तो स्टार्ट करो हाफ, आ भी लिख सकते हैं, आ भी लिख दिए इदा, ये नाल ही कर लेने आपां काम। इनू इदा लिख सकते पुत्र, क्योंकि E0 ओवर V0 हुंदा C, ਇਹਦਾ मतलब आप इथों E0 ਨੂੰ हटा के CV0 लिख सकते हैं। लिखता, चलो नाल ही याद आना चाहिए भी C की वैल्यू तो आ नहीं होंगी वैक्यूम लई, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे C² है, तो C² अंडर रूट हट चुका, बनी गल। हो गया प्रूव। अच्छा नहीं न्यूमेरिकली इक्वल दा मतलब की हुंदा, देखो पुत्र भी आपां इनू न्यूमेरिकली इक्वल दा मतलब है कि इनू आपां डेली लाइफ में एग्जांपल ले लो, मान लो एक घर दे विच अर्निंग है से भी एक आदमी कमा रहा, बिजनेस कर रहा या जॉब कर रहा, वो 50,000 पर मंथ उसकी इनकम है, ठीक है। तो हुण उन्हें इंतजाम इदा का करता वा कि अगर मैं नहीं भी रहना दुनिया च, है ना, तो इस घर नूं भी उन्हें सपोज प्रॉपर्टी बना ली या कुछ कर लिया, तो उन्हें उत्थों जिहड़ा रेंट आ रहा वो इदा जनरेट हो रहा कि वो भी 50,000 पर मंथ हो सकता वा जे मैं नहीं रहना दुनिया च। तो हुण अगर वो नहीं रहा, तो अगर वो घर दे उन्होंने 50,000 पर मंथ आ रहा, तो वह फाइनैंशली एट पार है, वो न्यूमेरिकली इक्वल है। बट पहला जिथों इनकम आ रही सी वो एक अलग सोर्स सी, हुण अलग है, बट फाइनैंशली दोनों दे विच कोई फर्क, मतलब नैट ते कोई फर्क नहीं, बट वे बदल चुका वा, है ना। तो न्यूमेरिकली का मतलब होंदा भी उदा नहीं बराबर, वो अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों की, बट वैसे नंबर च वो सेम है। तो न्यूमेरिकली इक्वल वर्ड ता यूज किया नहीं। हाँ, तो ये नहीं आप कहने भी इतने प्रूव करता कि इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर तो दो टर्म आपस मिक्स हो गए एक ही बन गई है ना, फिर दो क्यों पढ़ाई आप, तो वो एक तरीका कहना। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੇ जे आ जाए ये आप कढ़ी है, क्योंकि EM वेव के नाल तो दोनों फील्ड जुड़े हुए हैं, तो जी टोटल एवरेज
एनर्जी डेंसिटी है वो इलैक्ट्रिक की भी एवरेज ते मैग्नैटिक की भी एवरेज का सम होएगी। पर क्योंकि आप ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों बराबर है, हुण आपां नूं कोई शक नहीं है भी दोनों बराबर है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ डबल लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ डबल या तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वेयर या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर, या लिख सकते हैं बी आर एम एस स्क्वेयर बाय म्यू नॉट या 1/2, इदा भी लिख सकते हैं, है ना। जे इदा भी लिख दईए तो बी आर एम एस पता ही है कि बराबर होंगे ई नॉट बाय √2। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थानू याद रखनी पैनी है, ये होर कोई गल ज़्यादा समझण वाली नहीं है, क्रैमिंग ही है। फिर बेटा जो आप ना इंटेंसिटी ऑफ EM वेव की गल करते हैं तो इंटेंसिटी दे विच डेफिनेशन देखो, एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, जबकि पॉइंटिंग वैक्टर च ना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सी उस मूवमेंट की एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इत्थे एवरेज एनर्जी है। अच्छा हुण आपां इहनूं डायमेंशनली ही प्रूव करन लगे हैं कि जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ EM वेव है तो एवरेज एनर्जी आ एरिया पुत्र आ टाइम है, जे मैं लेंथ अपने वालों इंट्रोड्यूस करनी हो तो मैनू ऊपर नीचे दोनों पासे करनी पैनी डिस्टेंस, क्योंकि फार्मूला तो आया, पर ये जो मैं नवी टर्म ऐड की लेंथ तो ऊपर नीचे करनी पैनी है ताकि बैलेंस रहे। हुण एवरेज एनर्जी एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ते लेंथ ओवर टाइम स्पीड, है ना, डायमेंशनली। ते एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नूं तां कहने आ एनर्जी डेंसिटी, ते EM वेव की स्पीड का सिंबल है वैक्यूम च C। तो अगर तुहानू इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी EM वेव की पता तो तुसी स्पीड ऑफ लाइट ना मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी भी कढ़ सकते हो। ये रिजल्ट बन गया एक होर नवा, ये न्यूमैरिकल च काम आने तुहाडे, छोटा जिहा टॉपिक है, कल खत्म हो जाना है। तो हुण पुत्र ये तो सी साडे कोल प्रॉपर्टीज करैक्टरिस्टिक्स कह लो, है ना। थक गए हैं, बस भेजन लगे लास्ट पॉइंट ये है EM स्पेक्ट्रम, लास्ट पॉइंट ये कितना टाइम हो गया, कितना इन ज़्यादा हो गया यार, है ना। आप तो 10 मिनट पहले शुरू की थी क्लास, चलो फटाफट लिख लो। ये जस्ट ये है भी जिहड़ियां EM वेव्स है ना तो उन्होंने नाम याद कर लो, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल और लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स,
radio waves. So wavelength increases, frequency decreases. ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ इधर ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਘਟੇਗੀ, है ना। और आ जी लाइट है ये अंदर विबग्योर है, तो हुण तुसीं इहदे विच करना की है, एक तो तुहानूं ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ये पहला कौन दूजा तीसरा, है ना। फिर ना तुहानूं ये बुक चों या नोट्स जिहड़े मैं सेंड करने उहदे च लिखिया होना कि गामा रेज की फ्रीकुएंसी रेंज कितनी है, वो याद करनी पैनी है। बड़ी बारी उन्हें पता की करते, खास करके CBSE तो वो जिदा वेवलेंथ देती भी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 4850 एंगस्ट्रॉम। दसो ये नेचर की है ना, तो वो प्रॉपर्टीज लिख दो, यूजेस लिख दो। तो हुण 4850 एंगस्ट्रॉम वो लाइट है विजिबल, ਇਹਦਾ मतलब पहला पहचानो तो फिर लिखो नाम, फिर ਉਹਦੀਆਂ यूजेस लिखनियां। ਹੁਣ लाइट ਦੀਆਂ की यूजेस है, एक्स रेज ਦੀਆਂ की यूजेस है, गामा रेज ਦੀਆਂ की है, ਇਹਦੇ बारे कल थोड़ा बहुत पढ़ लांगे, है ना। बाकी याद ही रखना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ, तो कल ਨੂੰ ਇਹ कवर हो जाएगा कुछ।